अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने ली शैटलर प्रिंसिपल में जो है वो पढ़ना है और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है वो ली शैटलर प्रिंसिपल की उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हम लोग ली शैटलर्स प्रिंसिपल को बेटा डिस्कस कर रहे हैं। ली शैटलर प्रिंसिपल में आज हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा, टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह से है कि आपको पता है कि थर्मोडायनामिकली रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। मिसाल के तौर पर पहले आपके सामने एक एग्जांपल लिख दूं। कार्बन मोनोऑक्साइड की बेटा ऑक्सीडेशन होती है विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। आयरन ऑक्साइड या आयरन कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो -41.84 है किलो जाउल पर मोल। और पोटाशियम आयोडाइड हमारे पास एक साल्ट है। अगर इस साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें तो पानी में डिज़ोल्व होके इसकी जो एंथैल्पी है वो 21.4 किलो जाउल पर मोल है। ये पॉजिटिव साइन के साथ है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी ये जो प्रोसेस है ये एक्सो है और ये प्रोसेस जो है ये एंडो है थर्मोडायनामिकली। ठीक है। अब बेटा, रिवर्स साइन का मतलब ये है कि इस प्रोसेस का जो रिवर्स होगा वो एंडो होगा। देखिए ना, मैथमेटिकली भी अलजेब्रिकली भी अगर हम देखें इक्वेशन के अगर इस साइड पे ये माइनस साइन के साथ है तो यही वैल्यू अगर इक्वेशन के इस साइड पे लिखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन के साथ होगी, और ये जो यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ है वो दूसरी जानिब नेगेटिव साइन के साथ होगी। यानी जिस रिएक्शन को हम एक्सो कह रहे होते हैं बेटा, उसी का जो रिवर्स होता है वो एंडो होता है, और जिसे एंडो कह रहे हैं उसी का रिवर्स जो होगा वो एक्सो होगा। अब बेटा, होता ये है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, सिस्टम जो होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब्ड। जब बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का मतलब ये है कि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यानी जिस वक्त हम किसी चीज़ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये कि हम एंडो कर रहे हैं। क्यों एंडो कर रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि एंडो प्रोसेस होगा। अब आपने ये फैसला करना है कि वेदर ये फॉरवर्ड में एंडो है या रिवर्स में एंडो है। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो फेवर होगा और एक्सो क्या होगा, वो एक्सो की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। एंडो बढ़ेगा और एक्सो कम होगा। अब ऊपर वाले रिएक्शन को अगर आप देखें तो ऊपर वाले रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अगर ये एक्सो है इट मींस इट इज़ एक्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स रिवर्स विल बी एंडो। इसकी रिवर्स एंडो होगा, रिवर्स उलट होगा ना। तो अगर ये एक्सो है तो इट मींस रिवर्स प्रोसेस इसका जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा। तो ऊपर वाले प्रोसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो जाएगी,
क्योंकि इट इज़ एक्सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जबकि इसी का जो रिवर्स है होगा वो एंडो होगा। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सो फेवर नहीं होगा, एंडो फेवर होगा, यानी प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी या प्रोडक्ट बनना कम हो जाएगी, जबकि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ऊपर वाले रिएक्शन में रिवर्स प्रोसेस जो होगा वो फेवर होगा। इसमें आ जाएं, इसमें जब हम पोटाशियम आयोडाइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, ये एंडोथर्मिक है। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाना बेटा एंडो को फेवर करता है, यानी इसका फॉरवर्ड प्रोसेस, यानी इसके डिसोल्यूशन पानी के अंदर बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि इसका फॉरवर्ड प्रोसेस एंडो है, इसका पानी में डिज़ोल्व होना एंडोथर्मिक है और इसका रिक्रिस्टलाइज होना एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर क्योंकि एंडो साइड को फेवर करेगा तो इसकी डिसोल्यूशन पानी के अंदर बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ये साथ यहाँ पे लिख भी दूँ बेटा, अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सो है तो ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में एंडो है, और अगर ये इस डायरेक्शन में एंडो है तो रिवर्स डायरेक्शन में ये एक्सो होगा। और सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडो फेवर होगा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम सिस्टम को गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होने का मतलब होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर एक वो बेटा फैक्टर है कि जिसको बढ़ाने से या जिसको कम करने से ना सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम पे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी फ़र्क पड़ जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। ठीक होगी बात। मिसाल के तौर पे हम अभी इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में आते हैं तो उसमें ये बात ज़्यादा डिटेल में आ जाएगी। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। इफ़ेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट का क्या इफ़ेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे। अब बेटा कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अटेन जल्दी करवा देता है। तो कैटालिस्ट बेटा वो चीज़ होती है जो इक्विलिब्रियम को जल्दी एस्टेब्लिश करवा देता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। अब अगर एक रिएक्शन स्पीड अप होगा तो वो फॉरवर्ड में भी स्पीड अप होगा, रिवर्स में भी स्पीड अप होगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट बेटा इक्वली फॉरवर्ड को भी फेवर कर रहा होता है, रिवर्स को भी फेवर कर रहा होता है। लिहाजा अगर आप कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्विलिब्रियम जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट जो है नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता। ये बेटा इंपॉर्टेंट बात आपने ज़हन में रखनी है। अब आ जाते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरफ, ली शैटलर प्रिंसिपल की। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ ली शैटलर प्रिंसिपल। ली शैटलर प्रिंसिपल की बेटा हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को देखना। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बेटा सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सिंथेसिस बेटा हम करवाते हैं इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चलें, जिस तरह ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया बनती है। बैलेंस इक्वेशन अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे, इस रिएक्शन की एंथैल्पी -92.46 किलो जाउल पर मोल है। अब बेटा इस रिएक्शन को आपने ज़रा ऑब्ज़र्व करना है अपने सारे पूरे के पूरे ली शैटलर प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को लेके। पहली बात, रिएक्टेंट साइड पे 4 वॉल्यूम है गैसेस के, 4 मोल हैं गैसेस के रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के 2 मोल हैं।
यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो रहा है। वॉल्यूम में डिक्रीज़ का मतलब यह है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन लेस वॉल्यूम वाली साइड पे जाएगा। रिएक्शन विल पुश टुवर्ड्स लेस वॉल्यूम। तो लेस वॉल्यूम में प्रोडक्ट, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो प्रेशर बढ़ाने से प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो पहली बात ये समझ आती है कि हाई प्रेशर विल इंक्रीज़ यील्ड। प्रोडक्ट फॉर्मेशन को हाई प्रेशर फेवर करेगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट्स वाली साइड पे जाएगा। दूसरी बात, रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक होने की वजह से लो टेम्परेचर पर फेवर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना जो है वो एंडो को फेवर करता है। टेम्परेचर बढ़ाना एंडो को फेवर करता है और एंडो इसका रिवर्स है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडो फेवर होगा। इट मींस प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं बनेंगी, रिएक्टेंट्स वाली साइड पे ज़्यादा रहेगा वो। तो हाई टेम्परेचर नहीं बल्कि लो टेम्परेचर विल फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसको बेटा यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर को का थोड़ा सा इसकी वैल्यूज़ बेटा देखें, केसी की टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन आती है, अगर हमारा टेम्परेचर इन केल्विन हो तो केसी की क्या वैल्यूज़ होती हैं। 200 केल्विन पे बेटा केसी 7.17 10 रेज़ टू पावर 15 है। इसी तरह बाकी वैल्यूज़ को आप करते आएँ। 800 केल्विन पे ये 3.96 10 रेज़ टू पावर -2 है। यानी आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि टेम्परेचर अगर थोड़ा होगा तो केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा होगा तो केसी की वैल्यू कम हो जाएगी। सो लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट फार्मेशन ज़्यादा होगी और हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट फार्मेशन कम होगी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि बेटा डिफरेंट टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू भी डिफरेंट है। टेम्परेचर चेंज करने से ना सिर्फ पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाने से केसी कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम रखने से केसी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये कि बेटा अगर आप 200 केल्विन को देखें तो ये आप समझ सकते हैं -73 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। -73 डिग्री सेल्सियस नहायत लो टेम्परेचर है। इतने लो टेम्परेचर पर बेटा गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो उनमें कोलिजन कम हो जाएगा और जितना कोलिजन कम होगा उतना प्रोसेस स्लो हो जाएगा। प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा बन जाएगी लेकिन प्रोसेस इतना स्लो होगा कि ये उल्टा महंगा पड़ेगा इंडस्ट्री में, कि इतनी देर में प्रोडक्ट बनेगी कि ये प्रोडक्ट उल्टा जो है वो इनएक्सपेंसिव होने की बजाय ये प्रोडक्ट उल्टा एक्सपेंसिव हासिल होगी। तो हमने इसे इनएक्सपेंसिव बनाना है, हमने इसे सस्ता बनाना है। तो सस्ता बनाने के लिए हम इतने लो टेम्परेचर पर ज़्यादा प्रोडक्ट तो ले सकते हैं लेकिन प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए। अच्छा, अब बेटा ये हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पे यील्ड है। पहला ग्राफ है कि अगर हम 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें तो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ लो टेम्परेचर पे हम 100% यील्ड हासिल कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर हम कम रखें और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करें तो हम 100% यील्ड यानी 100% प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं इन कंडीशंस में। लेकिन 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन रखना इंडस्ट्री में नहायत मुश्किल काम है। ठीक है, आप लोग CNG स्टेशंस पे जब जाते हैं तो बेटा वहाँ पर जो आइडियल और बड़ा ज़बरदस्त प्रेशर होता है, कभी आप उस प्रेशर को ऑब्ज़र्व भी करें
तो वो 200 बार या 220 बार होता है। 200 220 आइडियल होता है, जिसे वो कंट्रोल्ड रख सकते हैं, इससे ज़्यादा फिर नुकसानदेह हो सकता है। तो 220 बार है। बार एटमॉस्फेयर के तकरीबन बराबर होता है। बार एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, ठीक है। एक बार जो होता है वो उसमें 1,00,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होते हैं, जबकि एक एटमॉस्फेयर में 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। सो 1 एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप ही समझ सकते हैं कि वो जो हमारे पास CNG स्टेशन पे जो आइडियल प्रेशर होता है और बड़ा ज़बरदस्त वो प्रेशर होता है, वो 200 से 220 एटमॉस्फेयर तक होता है, और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करना ये बेहद मुश्किल है। इतने प्रेशर में गैस को रखना मुश्किल काम है। अच्छा चलें, उसके बाद अगर हम 600 पे कर लें तो 600 पे थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है यील्ड की। उसके बाद 300 पे है, उसके बाद 100 पे है, उसके बाद 10 एटमॉस्फेयर पे है। ये 300 पे है, ये 100 पे है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेशर शो हो रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अब ये डिफरेंट ग्राफ हैं जो कि यील्ड को इंडिकेट कर रहे हैं टेम्परेचर रेंजेस और प्रेशर रेंजेस के साथ, कि 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर लो टेम्परेचर रखेंगे तो 100% यील्ड हो जाएगी, लेकिन अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे तो फिर ग्रेजुअली वो यील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। 600 के साथ, 300 के साथ, 100 के साथ, 10 एटमॉस्फेयर के साथ। इंडस्ट्रियल जो वैल्यू है बेटा, वो उसको जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो यहाँ पर एक दायरे के साथ इंडिकेट की गई है, जो कि ग्राफ में तकरीबन 400 या 450 के राउंड अबाउट टेम्परेचर होता है, और जो प्रेशर रखा जाता है वो 200 से 300 एटमॉस्फेयर के दरमियान होता है। यानी इंडस्ट्रियल कंडीशन इसके लिए जो रखी जाती हैं फिर इस रिएक्शन के लिए, उसमें टेम्परेचर जो है वो 400 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और प्रेशर जो है वो 200 से 300 एटमॉस्फेयर के दरमियान रखा जाता है। अब डेफिनेटली इस टेम्परेचर पर 100% यील्ड तो नहीं हासिल हो सकती। जो यील्ड होती है वो तकरीबन 35% होती है, यानी 35% प्रोडक्ट बनेगी, बाकी 65% रिएक्टेंट्स ही होंगे इस हालत में। अब बेटा इस टेम्परेचर रेंज में इस प्रेशर के साथ हमारी प्रोडक्ट तो थोड़ी बनेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बननी है वो जल्दी बन जाएगी, बनेगी जस्ट 35%, लेकिन जल्दी बन जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं कि बेटा इसको कूलिंग चैम्बर में लेके आते हैं। द मिक्सचर इज सेंट टू कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर में -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया लिक्विफाई हो जाती है, अमोनिया लिक्विड बन जाता है। ये जो अमोनिया गैस है मिक्सचर में, ये लिक्विड बन जाएगा। जब ये लिक्विड बन जाएगा तो लिक्विड बनने के बाद ये नीचे बैठ जाएगा, फ़िल्टर इसे कर लेते हैं वहाँ से, और बाकी गैसेस को दोबारा रिएक्शन चैम्बर में ले जाते हैं। अब क्या होगा, अब अपना ली शैटरे प्रिंसिपल का कंसंट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज़ करें, तो जब प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगी तो प्रोडक्ट्स कम होने की वजह से रिएक्शन दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसे ठंडा करेंगे, फिर प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इस तरह बार बार इसको रिसाइकल करते करते हम अपनी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। यानी हमने ली शैटरे प्रिंसिपल के में जितनी बातें पढ़ी वो सारी इसमें हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। नंबर 1 हमने अपना कॉन्सेप्ट ये अप्लाई किया है कि हम किस तरह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ज़्यादा बना सकते हैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन में। हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को जल्दी हासिल करने के लिए हाई टेम्परेचर रखते हैं, थोड़ा सा मॉडरेट हाई प्रेशर भी रखते हैं। जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो गई है उसमें से, उस मिक्सर में से प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं, रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो इसमें रिएक्शन में कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट बेटा इस्तेमाल करते हैं हम आयरन को, और आयरन को फ्यूज्ड मिक्सर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का
एलुमिना का और सिलिका का। बेटा ये तीनों ऑक्साइड जो हैं बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका मिक्सचर होगा, और उस मिक्सचर में हम आयरन पीसेस को मिलाते हैं। ये आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। अच्छा बेटा, इसी तरह अगर हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड की देखें सिंथेसिस, सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है कांटेक्ट प्रोसेस में, ठीक है जी। ये इसकी बैलेंस इक्वेशन बनेगी। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसकी एंथैल्पी -196 किलो जाउल पर मोल होती है। ये भी एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और इसमें भी रिएक्टेंट साइड पर गैसेस के 3 मोल हैं और प्रोडक्ट साइड पे गैसेस के 2 मोल हैं। सेम अमोनिया वाला हिसाब है इसमें भी। 2 इंपॉर्टेंट बातें होंगी। नंबर 1, हाई प्रेशर विल फेवर द प्रोडक्ट फार्मेशन, और दूसरा लो टेम्परेचर विल फेवर द प्रोडक्ट फार्मेशन। दोनों बातें जो हैं वो उस वाली हैं, अमोनिया वाली। अच्छा, इसमें भी अगर हम केसी का कंपैरिजन करें टेम्परेचर के साथ, तो बेटा हमारे पास 200 और 700 पर अगर मैं आपके सामने इसकी वैल्यूज़ रखूं तो 5500 है 200 पे, और 700 पे जस्ट 13 है। ये टेम्परेचर जो है ये सेंटीग्रेड में है। ठीक हो गया। ये टेम्परेचर जो होता है ये बेटा सेंटीग्रेड में होता है। तो हमारे पास लो टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है और हाई टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू कम आ रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी बेटा हम टेम्परेचर हाई रखते हैं। 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है, और जो यहाँ पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वनेडियम पेंटॉक्साइड। वनेडियम पेंटॉक्साइड ये ऑक्सीडेशन करवाती है। फिर यहाँ पर हम कैसे प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल करते हैं, यहाँ पर हम प्रोडक्ट इस तरह ज़्यादा हासिल करते हैं कि बेटा वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इज़ इनएक्सपेंसिव, दिस इज़ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हमारा रिएक्टेंट SO2 और प्रोडक्ट SO3 दोनों एक्सपेंसिव हैं। ये हमारे लिए सबसे सस्ता पड़ता है जो कॉन्टैक्ट चैम्बर के अंदर हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूसली बढ़ाते रहते हैं। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाते रहेंगे तो रिएक्टेंट्स बढ़ते रहेंगे, और जब रिएक्टेंट्स बढ़ते रहेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा ताकि सारी सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेटा हमारे पास थोड़ा सा आज के लेक्चर के हवाले से बातचीत है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हमने पढ़ ली, इससे चीज़ें पढ़ें, याद करें। अल्लाह आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।